हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। आज हम लोग मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग एलॉयज़ क्या होते हैं और उनको किस तरह से ट्रिक के माध्यम से याद किया जाता है उसे हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के बच्चों के लिए भी और जो एसएससी रेलवे या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। इससे एक या दो सवाल रहते ही हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आइए समझते हैं सबसे पहले कि एलॉयज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलॉय को समझते हैं। एलॉय इसका हिंदी नाम होता है मिश्र धातु। इसी के नाम में सारा चीज़ छिपा हुआ है। मिश्र का मतलब हमारा हो गया मिक्सचर। तो ये मिक्सचर होता है, सबसे पहली बात जान लें आप, ये मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? धातुओं का। बहुत सारे मेटल्स होंगे, दो या दो से अधिक धातुओं को जब हम एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो एक हमें होमोजीनियस मिक्सचर मिलती है। होमोजीनियस मिक्सचर मिलती है, उसी मिक्सचर को हम लोग एलॉय कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं। तो सबसे पहली बात आप जानेंगे कि एलॉय में क्या होती है। दो या दो से अधिक मेटल का हम लोग मिक्सचर तैयार करते हैं एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में, और वह जो मिक्सचर होती है वो होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस का मतलब सभी डायरेक्शंस में एक समान होती है। अगर आप कंकड़ और कंकड़ और चावल को मिक्स करेंगे तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं तैयार करेंगे, लेकिन वही अगर आप नमक और पानी का मिक्सचर बनाएंगे तो नमक जो है वो पानी में पूरी तरह से सभी दिशाओं में, पूरे वाटर के मॉलिक्यूल्स में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह से जब आप दो मेटल्स को मिक्स करेंगे, किस तरह से मिक्सिंग करते हैं, किस तरह से एलॉय बनाते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जब दो मेटल्स को मिलाया जाता है तो एक मेटल दूसरे मेटल के इंटरस्टिशियल साइट्स में या उसके जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, उसको डिस्प्लेस करके, या फिर उसके वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, या फिर उसके इंटरस्टिशियल साइट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस तरह से हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होती है। तो सबसे पहली बात आपने जाना कि एलॉय जो होता है वो दो या दो से अधिक धातुओं का मिक्सचर होता है। समटाइम्स कभी कभी नॉन मेटल का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो डिफिनेशन में आप पाएंगे कि जो मिश्र धातु होते हैं वो मेटल और मेटल का मिक्सचर होते हैं, या मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि कम से कम एटलीस्ट एक पार्ट जो होगा वो मेटल होगा, दूसरा पार्ट जो हमारा है वो मेटल और नॉन मेटल भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे कि दो मेटल या दो से अधिक मेटल का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्टेनलेस स्टील में हम लोग कार्बन का भी यानी नॉन मेटल का भी इस्तेमाल करते हैं। वो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया नॉन मेटल का मिक्सचर वाला। तो हम लोगों ने एलॉय के बारे में समझ लिया। उसके डिफिनेशन को आप देख सकते हैं कि एलॉय जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का, जिसमें से एक जो है मेटल रहता है। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं एलॉय को हम लोग? एलॉय को हम लोग प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा बेस मेटल है, जिसकी मात्रा सबसे अधिक रहेगी, उसको हम लोग मोल्टेन स्टेट में ले लेते हैं। मोल्टेन स्टेट में हमारा बेस मेटल रहेगा, और उसमें अगर जिस चीज़ को ऐड करना है उसको बाहर से हम लोग उसमें मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और इस तरह से वह भी उस मोल्टेन स्टेट में उसके सभी जो इंटरस्टेशियल साइट्स हैं और जो जिसे हम लोग वॉइड्स कहते हैं, या फिर जो उनके वैकेंट स्पेसेस हैं, उनको पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेता है, और इस तरह से हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाता है। और ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसे ही हम लोग एलॉय कहते हैं, यानी मिश्र धातु कहते हैं। और उसका गुण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल अलग होता है। बहुत ही अच्छे और इन्हेंस्ड क्वालिटी का हमें सब्सटेंस प्राप्त होता है। तो जो सब्सटेंस मिलता है उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिफरेंट रहती है, इन्हांस्ड प्रॉपर्टी रहती है। उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, कोरिजन से वह बच जाता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हालांकि मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपने देखी। आइए समझते हैं नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी। तो जो हमें एक मिश्र धातु मिला, दो या दो से अधिक मेटल को एक होमोजीनियस मिक्सचर बना करके, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इससे क्या होता है ना कि एलॉय जब बनता है तो मेटल का जो हार्डनेस है वो इन्हेंस कर जाता है, उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, और सबसे ज़रूरी बात कि उसका कोरिजन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। वह अब संक्षारण से काफ़ी लंबे समय तक बच जाएगा। उसके कलर में मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं, और उसकी कास्टेबिलिटी भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। उसको आप किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, उसका अलग आकार आप उसको दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे एलॉय के फॉर्मेशन के। तो सबसे ज़रूरी बात आपने क्या समझी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको मैं समझाता हूँ कि हमारे पास जो लोहा है, प्योर जो लोहा हमारे पास होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। इवन अगर इसका हम लोग बहुत ही हॉट स्टेट ले ले, गर्म लोहा ले ले, तो उसको स्ट्रेच कर सकते हैं आप, उसको खींच सकते हैं, तान सकते हैं।
तो इस वजह से हम लोग लोहे का प्योर फॉर्म जो है लोहे का, उसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे कामों में नहीं कर सकते हैं। ब्रिजेज, पुल या दूसरे जो सामान जो होते हैं उनको बनाने में नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लोहे में कार्बन थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं, कार्बन की लगभग 0.05% मिला देते हैं। तो कार्बन और लोहे का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग स्टील के नाम से जानते हैं। और इसका इस्तेमाल आप जानते हैं कंस्ट्रक्शंस और ब्रिजेज और पुल्स को बनाने में उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अलग अलग तरह के एलॉय के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनको किस तरह से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे उसे भी देखने वाले हैं। अब आइए समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एलॉय के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हम लोग दो एग्जांपल से इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। पहला 24 कैरेट जो गोल्ड होती है उसको ले करके, और दूसरा हमारे पास जो कुतुब मीनार में लोह स्तंभ जो खड़ा है, बहुत ही पुराना धरोहर है हमारा, लगभग 400 बिफोर क्राइस्ट का यह है, बहुत ही पुराना है, आप समझ सकते हैं। 8 मीटर यह लंबा है और 6000 केजी का इसका वेट है। वर्कर ने जब इसे बनाया तो उनको ये पता था कि लोहे में जंग लगती है, तो इस लोहे में जंग लगने से बचने के लिए उन्होंने इस लोहे के ऊपर बहुत सारे मिक्सचर, जो सॉल्ट्स के मिक्सचर हैं, उनको पेंट कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि पेंट करने के बाद उनको बहुत ही स्ट्रांगली हीट किया, फिर उनको क्विंच किया। क्विंच करने का मतलब रैपिड कूलिंग। ऐसा करने से क्या हुआ कि एक पतला सा मैग्नेटिक ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड का लेयर इनके ऊपर चढ़ गया। Fe3O4 का इनके ऊपर लेयर चढ़ गया, जो अब इनको संक्षारण से अभी तक बचा रहा है। इस पिलर को अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है और ये अभी तक उसी तरह से खड़ा है। आप समझ सकते हैं कि किस क्वालिटी की वहाँ पे लोगों के पास काबिलियत थी और उनको किस तरह से ये सारी चीज़ें पता थी। उसी प्रकार से अगर हम 24 कैरेट गोल्ड की बात करें, 24 कैरेट गोल्ड की बात करें अगर, तो यह जो है बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही मुलायम। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग ज्वेलरी को बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग 24 यानी शुद्ध सोने को नहीं लेकर के 22 कैरेट का गोल्ड लेते हैं, और इसमें जो 2 कैरेट का जो हमारा दूसरा जो हिस्सा है 2 कैरेट वाला, उसमें हम लोग सिल्वर या कॉपर का एडिशन कर देते हैं। तो कॉपर और सिल्वर को मिला देते हैं 2 हिस्सा, और 22 हिस्सा हमारा यानी 24 कैरेट का हमारा सोना रहता है। तो जो 24 कैरेट गोल्ड हम लोग जो बाज़ार में देखते हैं वो वास्तव में 24 कैरेट का नहीं रहता है, 22 कैरेट का गोल्ड रहेगा और 2 कैरेट का हमारा सिल्वर और कॉपर रहेगा। ऐसा करने से जो सॉफ्टनेस है प्योर गोल्ड की वो ख़त्म हो जाएगी, उसमें हार्डनेस आ जाएगी। तो इस चीज़ को आपने समझा। अब आइए समझते हैं अलग अलग तरह के एलॉय को किस तरह से उसको याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले हमारा है स्टील। आप समझ सकते हैं कि आयरन जो हम लोगों ने देखा था प्योर आयरन, वो काफ़ी मुलायम था और जब वो गर्म रहता है तो उसको आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो अगर थोड़ी सी मात्रा अगर कार्बन की मिला देते हैं लगभग 0.05%, तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है और इसी के मिक्सचर को, होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग स्टील का नाम देते हैं। ब्रिजेज और जो शिप्स हैं उनको बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा हमारे पास जो मिश्र धातु है वह है स्टेनलेस स्टील। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो हम लोग स्टील बनाए थे जिसमें हमारे पास आयरन और कार्बन का मिक्सचर था, जिसकी वजह से आयरन हार्ड हो गया था। तो दिक्कत अब यह आने लगी कि चूँकि आयरन हम सभी जानते हैं कि संक्षारित हो जाता है, तो इसको संक्षारण से बचाने की दिक्कत थी। तो जब हम लोग इस आयरन में क्रोमियम और निकेल और कुछ मात्रा में तो कार्बन रहता ही है, जब इसका मिक्सचर हम लोग ले लेते हैं तो उसे हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं। और इस तरह से जो कोरिजन है आयरन का वो नहीं हो पाता। स्टील में जनरली कोरिजन पकड़ सकता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में आप पाएंगे कि कोरिजन ना के बराबर होती है, क्योंकि हम लोगों ने क्रोमियम निकेल का एडिशन उसमें कर दिया। कार्बन की वजह से हार्डनेस आ गई और ये जो क्रोमियम निकल हैं उनको चमक और उनको कोरिजन से बचाने के लिए हेल्प करती हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है वो बर्तनों को बनाने के लिए और जो डॉक्टर्स की सर्जरिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा हमारे पास जो है एलॉय हुआ है ब्रास। इसे हम लोग हिंदी में पीतल कहते हैं, पीतल। इसमें कॉपर और जिंक का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर एंड जिंक। इसको याद करने का ट्रिक है पिताजी, पिताजी। पीतल से हमारा पिताजी हो गया। तो पिताजी में आप पाएंगे कि जी से हमारा जिंक हो गया और ता से हमारा तांबा हो गया और पी से हमारा पीतल हो गया।
तो पीतल जो है किससे मिलकर बनता है, तांबे और जिंक से मिलकर बनता है। तो ये इसकी याद करने की ट्रिक है। और पीतल का इस्तेमाल हम लोग नट बोल्ट और प्रेशर कुकर वगैरह बनाने में करते हैं। तो हमारा जो ब्रास है जिसे हम लोग पीतल कह रहे हैं वो कॉपर और जिंक का एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। कितने कितने परसेंट में लेते हैं उसे मैं अलग चार्ट में बता दूंगा। तो ये कॉपर और जिंक का ये मिक्सचर है और इसे हम लोग पिताजी की ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉन्ज। इसे हम लोग हिंदी में कांसा कहते हैं, कांसा। तो यह हमारा कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है। कॉपर और टीन का हमारा यह मिक्सचर है। आपने पीतल के केस में कॉपर और जिंक याद किया था, तो यहाँ पे जिंक की जगह पे हमारा टीन आ जाएगा और इस तरह से हमारा ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका जो है बड़े बड़े जहाज़ों के ब्लेड्स को बनाने में, पंखे को बनाने में और सिक्कों में किया जाता है। आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कांस्य युग और तांबे का युग, तो वो उसी से रिलेटेड हमारे पास ये चीज़ें हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट हमारा जो मिश्र धातु है उसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है जर्मन सिल्वर। आप समझते होंगे, इसको याद करने का ट्रिक हमारे पास है कि आप जब एटॉमिक नंबर याद करते होंगे तो लास्ट के जो हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं, जैसे कि 21 से हमारी शुरुआत होती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। लास्ट के जो 28, 29 और 30 एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं, इन तीनों का यह मिक्सचर होता है, निकेल, कॉपर और जिंक। निकेल, कॉपर, जिंक का हमारा जर्मन सिल्वर उसका एक मिक्सचर होता है। इसका आप समझ सकते हैं आभूषणों में और बहुत ही स्टाइलिश जो और जो रंग बिरंगे जो हमारे बर्तन हैं उनको बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जर्मन सिल्वर नाम भले ही है लेकिन इसमें सिल्वर का यूज़ करते ही नहीं हम लोग। आप देख सकते हैं कहीं भी सिल्वर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और इसको याद करने की ट्रिक हमारा क्या होगा, लास्ट के जो हमारे 28, 29 और 30 एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका यह मिक्सचर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है गन मेटल। गन मेटल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, गन बनाने में और दूसरे जो हार्ड जो चीज़ें हैं उनको बनाने में इस्तेमाल इसका हम लोग करते हैं। इसमें कॉपर और जिंक हमारे पास तो रहता ही है, एक चीज़ हमारे पास निकल की जगह पे टीन आ जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। गन मेटल में, जर्मन सिल्वर और गन मेटल में सिर्फ एक चीज़ का हमारा डिफरेंस हुआ कि निकल की जगह पे हमारा टीन का रिप्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अमलगम है। बहुत ही अच्छा सा हमारा सब्सटेंस है। अमलगम जो है वो मरकरी और दूसरे मेटल का मिक्सचर होता है। अगर आप मरकरी Hg और सोडियम ले लेते हैं तो इसे हम लोग सोडियम अमलगम कहते हैं, सोडियम अमलगम। और अगर आप दूसरा मेटल ले लें, अगर आप सोडियम के जगह पे आप सिल्वर ले लें तो हम लोग इसको सिल्वर अमलगम के नाम से जानेंगे। सिल्वर अमलगम के नाम से इसे जाना जाता है। एलॉय के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हम लोग दो एग्जांपल से इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। पहला 24 कैरेट जो गोल्ड होती है उसको ले करके, और दूसरा हमारे पास जो कुतुब मीनार में लोह स्तंभ जो खड़ा है, बहुत ही पुराना धरोहर है हमारा, लगभग 400 बिफोर क्राइस्ट का यह है। बहुत ही पुराना है, आप समझ सकते हैं। 8 मीटर यह लंबा है और 6000 केजी का इसका वेट है। वर्कर ने जब इसे बनाया तो उनको ये पता था कि लोहे में जंग लगती है, तो इस लोहे में जंग लगने से बचने के लिए उन्होंने इस लोहे के ऊपर बहुत सारे मिक्सचर जो सॉल्ट्स के मिक्सचर हैं उनको पेंट कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि पेंट करने के बाद उनको बहुत ही स्ट्रांगली हीट किया, फिर उनको क्विंच किया। क्विंच करने का मतलब रैपिड कूलिंग। ऐसा करने से क्या हुआ कि एक पतला सा मैग्नेटिक ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड का लेयर इनके ऊपर चढ़ गया। Fe3O4 का इनके ऊपर लेयर चढ़ गया, जो अब इनको संक्षारण से अभी तक बचा रहा है। इस पिलर को अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है और ये अभी तक उसी तरह से खड़ा है। आप समझ सकते हैं कि किस क्वालिटी की वहाँ पे लोगों के पास काबिलियत थी और उनको किस तरह से ये सारी चीज़ें पता थी। उसी प्रकार से अगर हम 24 कैरेट गोल्ड की बात करें, 24 कैरेट गोल्ड की बात करें अगर, तो यह जो है बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही मुलायम। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग ज्वेलरी को बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग 24 यानी शुद्ध सोने को नहीं लेकर के 22 कैरेट का गोल्ड लेते हैं और इसमें जो 2 कैरेट का जो हमारा दूसरा जो हिस्सा है 2 कैरेट वाला, उसमें हम लोग सिल्वर या कॉपर का एडिशन कर देते हैं। तो कॉपर और सिल्वर को मिला देते हैं 2 हिस्सा और 22 हिस्सा हमारा यानी 24 कैरेट का हमारा सोना रहता है। तो जो 24 कैरेट गोल्ड हम लोग जो बाज़ार में देखते हैं वो वास्तव में 24 कैरेट का नहीं रहता है,
22 कैरेट का गोल्ड रहेगा और 2 कैरेट का हमारा सिल्वर और कॉपर रहेगा। ऐसा करने से जो सॉफ्टनेस है प्योर गोल्ड की वो ख़त्म हो जाएगी, उसमें हार्डनेस आ जाएगी। तो इस चीज़ को आपने समझा। अब आइए समझते हैं अलग अलग तरह के एलॉय को, किस तरह से उसको याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले हमारा है स्टील। आप समझ सकते हैं कि आयरन जो हम लोगों ने देखा था प्योर आयरन वो काफ़ी मुलायम था, और जब वो गर्म रहता है तो उसको आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो अगर थोड़ी सी मात्रा अगर कार्बन की मिला देते हैं लगभग 0.05%, तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है, और इसी के मिक्सचर को, होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग स्टील का नाम देते हैं। ब्रिजेज और जो शिप्स हैं उनको बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दूसरा हमारे पास जो मिश्र धातु है वह है स्टेनलेस स्टील। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो हम लोग स्टील बनाए थे जिसमें हमारे पास आयरन और कार्बन का मिक्सचर था, जिसकी वजह से आयरन हार्ड हो गया था। तो दिक्कत अब यह आने लगी कि चूँकि आयरन हम सभी जानते हैं कि संक्षारित हो जाता है, तो इसको संक्षारण से बचाने की दिक्कत थी। तो जब हम लोग इस आयरन में क्रोमियम और निकेल और कुछ मात्रा में तो कार्बन रहता ही है, जब इसका मिक्सचर हम लोग ले लेते हैं तो उसे हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं। और इस तरह से जो कोरिजन है आयरन का वो नहीं हो पाता। स्टील में जनरली कोरिजन पकड़ सकता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में आप पाएंगे कि कोरिजन ना के बराबर होती है, क्योंकि हम लोगों ने क्रोमियम निकेल का एडिशन उसमें कर दिया। कार्बन की वजह से हार्डनेस आ गई, और ये जो क्रोमियम निकल हैं उनको चमक और उनको कोरिजन से बचाने के लिए हेल्प करती हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है वो बर्तनों को बनाने के लिए और जो डॉक्टर्स की सर्जरिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा हमारे पास जो है एलॉय हुआ है ब्रास। इसे हम लोग हिंदी में पीतल कहते हैं, पीतल। इसमें कॉपर और जिंक का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर एंड जिंक। इसको याद करने का ट्रिक है पिताजी, पिताजी। पीतल से हमारा पिताजी हो गया। तो पिताजी में आप पाएंगे कि जी से हमारा जिंक हो गया, और ता से हमारा तांबा हो गया, और पी से हमारा पीतल हो गया। तो पीतल जो है किससे मिलकर बनता है, तांबे और जिंक से मिलकर बनता है। तो ये इसकी याद करने की ट्रिक है। और पीतल का इस्तेमाल हम लोग नट बोल्ट और प्रेशर कुकर वगैरह बनाने में करते हैं। तो हमारा जो ब्रास है जिसे हम लोग पीतल कह रहे हैं वो कॉपर और जिंक का एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। कितने कितने परसेंट में लेते हैं उसे मैं अलग चार्ट में बता दूंगा। तो ये कॉपर और जिंक का ये मिक्सचर है, और इसे हम लोग पिताजी की ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रॉन्ज। इसे हम लोग हिंदी में कांसा कहते हैं, कांसा। तो यह हमारा कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है, कॉपर और टीन का हमारा यह मिक्सचर है। आपने पीतल के केस में कॉपर और जिंक याद किया था, तो यहाँ पे जिंक की जगह पे हमारा टीन आ जाएगा, और इस तरह से हमारा ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका जो है बड़े बड़े जहाज़ों के ब्लेड्स को बनाने में, पंखे को बनाने में और सिक्कों में किया जाता है। आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कांस्य युग और तांबे का युग, तो वो उसी से रिलेटेड हमारे पास ये चीज़ें हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट हमारा जो मिश्र धातु है उसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है जर्मन सिल्वर। आप समझते होंगे, इसको याद करने का ट्रिक हमारे पास है कि आप जब एटॉमिक नंबर याद करते होंगे तो लास्ट के जो हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं, जैसे कि 21 से हमारी शुरुआत होती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। लास्ट के जो 28, 29 और 30 एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं, इन तीनों का यह मिक्सचर होता है, निकेल, कॉपर और जिंक। निकेल, कॉपर, जिंक का हमारा जर्मन सिल्वर उसका एक मिक्सचर होता है। इसका आप समझ सकते हैं आभूषणों में और बहुत ही स्टाइलिश जो और जो रंग बिरंगे जो हमारे बर्तन हैं उनको बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जर्मन सिल्वर नाम भले ही है, लेकिन इसमें सिल्वर का यूज़ करते ही नहीं हम लोग। आप देख सकते हैं कहीं भी सिल्वर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और इसको याद करने की ट्रिक हमारा क्या होगा, लास्ट के जो हमारे 28, 29 और 30 एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका यह मिक्सचर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है गन मेटल। गन मेटल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, गन बनाने में और दूसरे जो हार्ड जो चीज़ें हैं उनको बनाने में इस्तेमाल इसका हम लोग करते हैं। इसमें कॉपर और जिंक हमारे पास तो रहता ही है, एक चीज़ हमारे पास निकल की जगह पे टीन आ जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। गन मेटल में, जर्मन सिल्वर और गन मेटल में सिर्फ एक चीज़ का हमारा डिफरेंस हुआ कि निकल की जगह पे हमारा टीन का। नेक्स्ट हमारे पास जो मिश्र धातु है वह है अमलगम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मरकरी और अदर जो मेटल है उसका मिक्सचर लेते हैं। तो हमारे पास मरकरी है Hg, और अगर इसके साथ सोडियम मिला देते हैं, एक मेटल है, तो ये सोडियम अमलगम के नाम से जाना जाता है, सोडियम अमलगम। अगर हम सोडियम की जगह पे जिंक ले लेते हैं तो यह जिंक अमलगम के नाम से जाना जाएगा।
अगर हम सिल्वर ले लेते हैं तो यह सिल्वर अमलगम के नाम से जाना जाएगा। तो जो भी मेटल लेते हैं उसके नाम से हम लोग उसका अमलगम बना देते हैं। जनरली इन अमलगम का इस्तेमाल हम लोग दांतों की भराई में करते हैं। दांत अगर गड्ढे हो गए हैं उनमें तो हम उनका इस्तेमाल, उनको भरने के लिए हम लोग अमलगम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्डर। आप इसे कंधा ना समझें, सोल्डर है जिनका इस्तेमाल हम लोग सोल्डिंग के लिए करते हैं। कॉपर, लेड और टीन, CU, PB और टीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोल्डर बनाने के लिए। और जो हमारे सर्किट्स हैं उनमें जो छोटे छोटे जो कनेक्शंस होते हैं उनको अच्छे से तार से कनेक्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है डूर एलुमिन। इसका इस्तेमाल हवाई जहाज़ के जो कवर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं और उनके जो पंखे होते हैं उनको बनाने में करते हैं। रेलगाड़ियों के भी जो हमारे पार्ट्स हैं उनको बनाने में हम लोग डूर एलुमिन का इस्तेमाल करते हैं। तो डूर एलुमिन में हम लोग एलुमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं। एलुमिनियम, कॉपर, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम लोग एलुमिनियम और मैग्नीशियम ले लेते हैं तो उसे मैंगलम के नाम से हम लोग जानते हैं। उनका भी इस्तेमाल हम लोग हवाई जहाज़ के जो पार्ट्स होते हैं उनको बनाने में हम लोग करते हैं। तो बेसिकली एलुमिनियम बहुत ही हल्का होता है और इसमें संक्षारण नहीं लगता है। इस वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल हवाई जहाज़ और जो हमारे रेलगाड़ियां हैं उनके पार्ट्स को बनाने में करते हैं। कॉपर और मैग्नीज ऐड करने से और मैग्नीशियम ऐड करने से उनमें स्ट्रेंथ और जो हार्डनेस है उसको बढ़ोतरी मिलती है, उसके प्रॉपर्टीज़ और इन्हांस हो जाते हैं, कोरिजन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये फ़ायदे उसके होते हैं। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस तरह से कितने परसेंटेज का इस्तेमाल करेंगे। डूर एल्यूमीन में हम लोग एल्युमिनियम अधिक मात्रा में लेते हैं 95%, कॉपर 4%, मैग्नीज हमारा 1% रहता है, 1% से भी कम, और मैग्नीशियम 0.5%। ब्रास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने ब्रास यानी कि इसे हम लोग पीतल के नाम से जानते थे, पिताजी। तो हमारे पास क्या था, तांबा, कॉपर और जिंक का मिक्सचर था। तो जिंक हम लोग लगभग 50% के आसपास लेते हैं। और ब्रॉन्ज में हम लोगों ने, कांसे में हम लोगों ने देखा था कि जिंक के जगह पे टीन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सोल्डर में देखा था कि कॉपर, लेड और टीन का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टील में कि आयरन रहता है और कार्बन का भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर स्टेनलेस स्टील कहता है तो हम लोग इसमें क्रोमियम का भी और निकल का भी इस्तेमाल करते हैं। और कुछ केसेस में टंगस्टन का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और भी हमारे हैं स्टर्लिंग सिल्वर, इसमें हम लोग सिल्वर और कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। और अल्निको में हम लोगों ने आयरन, एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ यूजेज हैं आप जनरली इस चीज़ को याद रखेंगे। डुरालमीन में एयरक्राफ्ट्स के जो पार्ट्स हैं, बोट्स हैं, रेल रोड के जो कार्स हैं, शिप्स हैं, नेल्स हैं, उनको बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्रास का इस्तेमाल यानी पीतल का इस्तेमाल हम लोग होज के नोजल्स, स्क्रू, इनएक्सपेंसिव ज्वेलरी, विंडो और डोर फिटिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कांसे के जो हमारे जो एलॉय हैं उनका इस्तेमाल सिक्कों, मेडल, हैवी गियर्स, मूर्तियाँ, मशीन के जो हिस्से हैं उनको बनाने में करते हैं। सोल्डर का जो यूज हम लोग करते हैं वो इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए। स्टील का इस्तेमाल हम लोग कुकिंग यूटेंसिल बनाने में, घर के जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं, कंस्ट्रक्शंस एरिया में, ब्रिजेज और बिल्डिंग बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे कुछ एलॉयज थे और उनका यूजेज था। लास्टली हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसमें कहा जा रहा है कि क्यों हम लोग कॉपर का इस्तेमाल हॉट वाटर टैंक को बनाने में करते हैं लेकिन स्टील का नहीं किया जाता है। तो आप याद करें, जब मैंने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया था कि कॉपर जो है वह हवा, पानी या गर्म हो या ठंडा हो या स्टीम हो उससे रिएक्ट नहीं करता है। इस वजह से कॉपर का इस्तेमाल हम लोग हॉट वाटर टैंक बनाने में करते हैं। लेकिन अगर हम स्टील का ले लेते हैं जो कि एक आयरन का एलॉय है तो उसमें आयरन प्रेजेंट है और हम लोगों ने देखा था कि ये ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर गर्म पानी मिल जाए अर्थात इसको भाप मिल जाए तो यह रिएक्ट कर जाता है भाप से और यह आयरन ऑक्साइड बना लेता है और साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी देखने को मिलता है। इस वजह से जो हम टैंक बनाएंगे अगर स्टील का तो वो टैंक भाप से रिएक्ट कर जाएगा और आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा जो कि बहुत ही खतरनाक रहेगा। इसलिए हम लोग कॉपर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉपर अगर हम लोग उसको गर्म पानी ले लें या ठंडा पानी ले लें तो वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। दैट्स वाई
हम लोग हॉट वाटर टैंक्स जो हैं वो कॉपर का बनाते हैं, ना कि स्टील का बनाते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्प लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।